मैं करूँ क्या? इदानीमेव प्रारप्स्यति सर। क्या है? स्क्रीन पे से बोलिए क्या? हरिओम हरिओम। सुनते नहीं मुझे। हरिओम। हाँ चल शेयर करूँ। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निर्तेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। परमश्रद्धेयाः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य यशस्विनः कुलपतयः आचार्याः श्रीनिवास वरखेड़ी महोदयाः, भोपाल परिसरस्य निदेशकवर्याः आचार्याः रमाकांत पांडे महोदयाः, अन्ये च तत्रत्याः आचार्याः, अधिष्ठातारः वरेण्याः आचार्याः YS रमेश महोदयाः, अस्माकं परिसरस्य वरिष्ठाचार्याः आचार्याः अन्तेवासिनः, अन्ये च त्रयाणामपि परिसराणाम् आचार्याः छात्राः कर्मचारिणश्च। एषा संगोष्ठी वस्तुतः केवलम् आचार्याणां कृते नास्ति। एषा संगोष्ठी मुख्यतः छात्राणां कृते अस्ति। आचार्याः सिद्धाः भवन्ति, छात्राणां तथा सिद्धता न भवति, अतः छात्राः आवर्षं क्लेशम् अनुभवन्ति। इदानीम् अस्माकं वरिष्ठाचार्याः श्री YS रमेश महोदयाः आद्योपान्तं राष्ट्रीय शिक्षा नीतिम् अनुसृत्य बहु सम्यक् वर्णितम्। एकैकस्य बिन्दुः स्पर्शं कृत्वा तत्र ये केचन मुख्याः विषयाः आसन्, छात्रोपयोगिनः विषयाः आसन्, तेषां सर्वेषामपि सम्यक् व्याख्यानं विहितं। नूनमेव तेषां व्याख्यानम् अस्माकम् आचार्याणां छात्राणां च कृते उपकाराय वर्तते इति अहं विश्वसिमि। अस्माकं कुलपतिमहोदयानां या दृष्टिः अस्ति, तेषां यत् लक्ष्यं वर्तते
ते स्पष्टं वदन्ति। इदानीमेव वैएस् रमेशवर्याः उक्तवन्तः, अस्माकं विश्वविद्यालयस्य आचार्याः, अस्माकं विश्वविद्यालयस्य छात्राः एकस्य विशिष्टस्य विश्वविद्यालयस्य आचार्याः छात्राः सन्ति, इतोपि उत्कृष्टतराः ते भवेयुः इत्येतदर्थं ये केचन उपायाः अस्माभिः कर्तव्याः, तान् सर्वान् अपि उपायान् वयं करिष्यामः श्रीमताम् आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी महोदयानां नेतृत्वे। इदानीं भवद्भिः श्रुतं, विशेषतः अस्माकं ये छात्राः सन्ति येषां कृते अस्याः संगोष्ठ्याः प्रयोजनम् आसीत्, ते सावधानाः भवन्तु। इदानीं परस्परं वार्तालापं मा कुर्वन्तु। येषां छात्राणां तथा रुचिः अस्ति वार्तालापे, ते बहिः गन्तुं शक्नुवन्ति। अत्र संगोष्ठ्यां एवं विषयमेव शृण्वन्तु। छात्राः, आचार्याः कृपया मोबाइल साइलेंट मध्ये स्थापयन्तु। महत्वपूर्णाः विषयाः सन्ति। आवर्षं भवन्तः क्लेशम् अनुभवन्ति, बहूनां पनिश्मेंट भवति, विषयचयनं न जातं, के विषयाः पठनीयाः वयं न जानीमः। तदानीं वदन्ति, धनस्यापि अपव्ययं कुर्वन्ति, परीक्षायामपि क्लेशम् अनुभवन्ति, यतोहि आन्तं यावत् ज्ञानमेव न भवति यत् अहं यत् पठामि तदेव पठनीयमासीत्। कृपया सावधानेन शृण्वन्तु। बहवः कार्यक्रमाः अस्माभिः इदानीं चाल्यन्ते। इदानीमेव प्रोफेसर वैएस् रमेश महोदयाः उक्तवन्तः, 3-year पास कोर्स, 5-year इंटीग्रेटेड कोर्स, 2-year आचार्य कोर्स, 1-year आचार्य कोर्स, 4-year ऑनर्स कोर्स इत्यादयः कार्यक्रमाः अस्माभिः चाल्यन्ते। तत्र तैः सम्यक् उक्तम्, अस्माकं विश्वविद्यालये, बृहत्तर विश्वविद्यालये केवलं परिसराः न सन्ति, विभिन्नाः आदर्श महाविद्यालयाः, अन्ये च सम्बद्ध महाविद्यालयाः सन्ति। अस्माकं परिसराणां स्थितिः काचित् भिन्ना अस्ति। भिन्न इत्यस्य अभिप्रायः काचित् विशिष्टा स्थितिः अस्ति। अस्माकं ये छात्राः ते विशिष्टाः, अस्माकं साधनानि विशिष्टानि, अस्माकम् आचार्याः विशिष्टाः। तेषां वैशिष्ट्यस्य लाभः छात्राणां कृते भवतु इत्येतदर्थम् एषा संगोष्ठी आवश्यकी आसीत्। वैशिष्ट्यं किमस्ति? अस्माकं कुलपतिवर्याणाम् आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी वर्याणाम् इदानीं लक्ष्यमस्ति, अस्माकं परिसरेषु यः उत्कृष्टः कार्यक्रमः वर्तते तं कार्यक्रमं चालयामः। सावधानेन शृण्वन्तु। बहवः कार्यक्रमाः सन्ति, तत्र बहवः पाठ्यक्रमाः सन्ति, ते च सम्बद्ध महाविद्यालयानाम्, आदर्श महाविद्यालयानाम्, अस्माकं परिसराणां कृतेपि ते कार्यक्रमाः सन्ति। किन्तु कुलपतिमहोदयानां लक्ष्यं यत् अस्माकम् आचार्यः विशिष्टः, साधनं विशिष्टं, छात्राः विशिष्टाः, तर्हि विशिष्टः कार्यक्रमः अस्माभिः चालनीयः। स च विशिष्टः कार्यक्रमः कः? 4-year ऑनर्स कोर्स, चतुर्वर्षीय स्नातक प्रतिष्ठा कार्यक्रमः। तत्र महद्वैशिष्ट्यमस्ति। परिसरेषु
अस्मात् सत्रात् चतुर्वर्षीय स्नातक प्रतिष्ठा कार्यक्रमः अस्माभिः चाल्यते इति सावधानेन तस्य पाठ्यक्रमस्य संरक्षणां वयम् इदानीं द्रक्ष्यामः। छात्राणां कृते विशेषतः वच्मि, कदाचित् छात्राणां भीतिः भवति। मम दृष्टिः आसीत्, छात्रों के मन में संदेह होता है कि 4 वर्षीय 4 ईयर कोर्स में जाऊंगा तो 4 वर्ष के बाद ही कुछ सोच सकूंगा। ऐसा या दृष्टि अस्ति सा नास्ति, समीचीना नास्ति। पूरा ऑप्शंस है, पूरे ऑप्शंस खुले हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहीं भी रिजिडनेस नहीं है। इस दृष्टि से आप इस बात के लिए भयभीत न हों कि हमने 4 ईयर ऑनर्स कोर्स में एडमिशन लिया है तो 4 वर्ष के बाद ही इसे छोड़ेंगे तो डिग्री मिलेगी, ऐसा नहीं है। यह विश्वविद्यालय अयम् अस्माकं विश्वविद्यालयः, तस्य ये परिसराः, तेषु परिसरेषु विशिष्टः कार्यक्रमः चलतु, विशिष्टः पाठ्यक्रमः चलतु इति लक्ष्यमस्ति। यह जो लक्ष्य है कि विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर्स हैं वो विशिष्ट हैं, साधन हमारे पास है और हमारे जो छात्र हैं ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो फिर हम सामान्य कोर्स क्यों चलाएं अपने परिसरों में। विश्वविद्यालय के लिए सारे पाठ्यक्रम हैं, चलेंगे, लेकिन हमारा जो परिसर है उन परिसरों में हम सभी अध्यापक और छात्र मिलकर जो उत्तमोत्तम पाठ्यक्रम है इसे चलाना चाहेंगे। यह हमारी प्रतिष्ठा होगी, यह हमारी पहचान भी होगी कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के कैंपसेज में अद्यतन विशिष्ट पाठ्यक्रम चल रहे हैं। इसका पता आपको होना चाहिए। अभी एनटीए के थ्रू एडमिशन टेस्ट CUET हो रहे हैं, आप उसको उत्तीर्ण करेंगे, आपको कोर्स चयन करना होगा, आपको कार्यक्रम पाठ्यक्रम चयन करना होगा। आप सावधानी रखेंगे, आप 5 ईयर्स कोर्स में नहीं जाएंगे, 5 ईयर कोर्स में नहीं जाएंगे क्योंकि कैंपसेज में 4 ईयर ऑनर्स कोर्स ही शुरू होने वाले हैं। जो आचार्य में एडमिशन लेंगे उनके लिए 2 ईयर आचार्य कोर्स जैसे पहले था वैसे अभी भी रहेगा, वे 2 वर्षीय आचार्य कोर्स में प्रवेश के लिए ऑप्शन भरेंगे। जो शास्त्री में एडमिशन के लिए ऑप्शंस ढूंढेंगे उनके लिए ढेर सारे ऑप्शंस वहाँ खुलेंगे। 3 ईयर पार्स कोर्स खुलेगा, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स भी खुला रहेगा। आप उस भ्रम में न पड़े। जो विशिष्ट कार्यक्रम अपना है 4 वर्षीय प्रतिष्ठा कार्यक्रम, उस विकल्प को भरें और मन से यह संदेह निकाल दें कि मुझे तो 3 वर्ष बाद बीएड करने थे, मैं 4 वर्ष क्यों पढ़ूंगा। मत पढ़िए 4 वर्ष, 3 वर्ष पढ़िए, शास्त्री की डिग्री लीजिए और बीएड करने चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो बीएड के बजाय आचार्य करना चाहते हैं 4th ईयर में कंटिन्यू करें, उनको शास्त्रीय ऑनर्स मिलेगा और शास्त्रीय ऑनर्स के आधार पर सीधे पीएचडी में एडमिशन होगा। यदि वो फिर पीएचडी नहीं करना चाहते हैं, आचार्य ही करना चाहते हैं, तो 4 वर्षीय स्नातक प्रतिष्ठा के बाद 1 वर्ष का आचार्य का उनका कोर्स होगा, 1 वर्ष में आचार्य कर सकेंगे। आप इसको खूब ठीक से समझें, सभी छात्रों के लिए है। मुकुल जी इसको लाइव करिए कि सारे लोग देख सकें और सुन सकें। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय कहने से अभी सिर्फ अपने कैंपस का बोध नहीं हो रहा है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध जितने भी हैं, आदर्श महाविद्यालय हों और संबद्ध महाविद्यालय हों, परिसर तो विश्वविद्यालय ही है, लेकिन परिसर के
संबद्ध महाविद्यालय और आदर्श महाविद्यालय भी हैं जहां परिसर जैसा संसाधन उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में दूसरे जो पाठ्यक्रम हैं वे आदर्श महाविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों में चलेंगे। परिसरों में आचार्य की दृष्टि से, संसाधन की दृष्टि से और छात्र संपदा की दृष्टि से संपन्नता है और हम सभी संतोष का अनुभव करते हैं कि माननीय कुलपति जी आचार्य श्रीनिवास बरखेड़ी जी ने इस संपन्नता में 4 चांद लगाए और हम यह कहने की स्थिति में हैं कि आज हमारे पास सब कुछ है। हमें उनके संकल्प की जो गति है उस गति से आगे बढ़ना है। आप जितने भी छात्र यहाँ हैं और जो यहाँ नहीं हैं, आज अवकाश का दिन है, अधिकांश छात्र दूर से जो आते हैं वे नहीं आ सके हैं। आप जो छात्र उपस्थित हैं उन सब की जिम्मेदारी है कि वे आपस में इसकी चर्चा करें, इस भ्रम को हटाएं। गत वर्ष भी चर्चा हुई, छात्रों को समझ में नहीं आया। अभी CUET के रिजल्ट आने के बाद आप जब अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कोर्स का चयन करेंगे, वहाँ स्पष्टता होनी चाहिए। हमें चतुर्वर्षीय स्नातक प्रतिष्ठा कार्यक्रम का चयन करना है। उसमें पढ़ना क्या क्या है आगे चर्चा करेंगे और उसको चयन करने से लाभ है, हानि नहीं है। एक ही संभावना या एक ही भय छात्रों को था कि यदि हमें 3 साल में ही शास्त्री करके B.Ed करना होगा, 1 साल और प्रतीक्षा करनी होगी तब B.Ed कर सकते हैं। इस चिंता की ज़रूरत नहीं है। आप ठीक से समझें, 3 वर्ष पढ़ने के बाद यदि आपके मन में आपको इच्छा होती है कि हम 3 वर्ष बाद B.Ed में चले जाएं, तीसरे वर्ष की परीक्षा दे करके आप B.Ed में प्रविष्ट हो लीजिए। आपको शास्त्री की डिग्री मिलेगी, शास्त्री की उपाधि मिलेगी। उस उपाधि को लेकर B.Ed करेंगे, कोई बाधा इसमें नहीं है। इसलिए इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग CUET के बाद चतुर्वर्षीय स्नातक प्रतिष्ठा कार्यक्रम को क्लिक करेंगे और यह विषय आपकी जिम्मेदारी है कि अपने जितने भी छात्र हैं सभी को शेयर करेंगे, सोशल मीडिया में शेयर करेंगे कि सारे लोगों तक, सारे जो छात्र आने वाले हैं, शास्त्री प्रथम वर्ष में नए छात्र अभी आएंगे, तो जो नए छात्र आएंगे उन तक यह बात पहुँचे, इसके लिए आपको प्रयत्न करना होगा। वे स्नातक प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं CUET के थ्रू। इस बात को स्पष्ट रूप से सभी में प्रचारित करना आपका दायित्व है, क्योंकि आपके छोटे भाई अच्छे पाठ्यक्रम सेलेक्ट कर पाएंगे। अब उसमें पढ़ना क्या है इसकी चर्चा करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, इसको देखना जरूरी है। वेबसाइट में ये पड़े हुए हैं, एक एक पत्र का जो डिजाइन है यह पड़ा हुआ है। उस डिजाइन में जो पाठ्य सामग्री पढ़नी है वे भी पड़े हुए हैं वेबसाइट में। तो आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने गुरुजनों के ऊपर निर्भर न रहें कि वे आपको बताएंगे कि इसमें पढ़ना क्या है। आप स्वयं बहुत ही सचेष्ट हैं। आप वेबसाइट में जाएं, वेबसाइट में जा कर के पढ़ें। आपको दिखेगा कि इस पत्र में पाठ्य सामग्री क्या है। आपको स्वयं चयन करना है, स्वयं अपनी उत्कंठा रखनी है और जिज्ञासा की शांति वेबसाइट के माध्यम से करनी है। आप देखें, यहाँ जो संरचना है उसमें DSCC 1 और DSCC 2 खूब ध्यान से देखिए। DSCC 1 और DSCC 2 स्वशास्त्रीय विषय हैं। दोनों ही पत्र 4-4 क्रेडिट के हैं। आप खूब सभी लोग खूब ध्यान से देखें। DSCC 1 और DSCC 2
हमने शास्त्रीय प्रतिष्ठा में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद जो व्याकरण पढ़ेंगे उनका DSCC 1 और DSCC 2 में व्याकरण के पत्र होंगे। जो ज्योतिष पढ़ेंगे उनके DSCC 1 और DSCC 2 में ज्योतिष के पत्र होंगे। जो साहित्य पढ़ेंगे उनके DSCC 1 और DSCC 2 में साहित्य के पत्र होंगे। और इसे मेजर कहते हैं, यह मेजर के नाम से जानेंगे। मेजर सब्जेक्ट है, क्या है वह? स्वशास्त्रीय विषय। हम व्याकरण पढ़ेंगे तो व्याकरण के 2 पत्र 4-4 क्रेडिट्स के हमारे होंगे प्रथम सत्रार्ध में। 1 वर्ष में मेजर सब्जेक्ट 20 क्रेडिट के पढ़ने हैं, जिसमें से प्रथम सत्रार्ध में 2 पत्र हुए 4-4 क्रेडिट के, 8 क्रेडिट्स हुए, 12 क्रेडिट्स सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। और हम जैसे पढ़ते आ रहे हैं वही है। ये जितनी भी बातें हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, इसको ऐसे छात्रों तक पहुंचाना है, आप बिल्कुल ठीक से समझें और सोशल मीडिया में इसको शेयर करें। अब जो आपका अभिमत है, लेकिन इसकी सावधानी रखें कि सोशल मीडिया में आपका गलत मैसेज न चला जाए, छात्र भ्रमित होंगे। इसलिए यह जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को आप शेयर कर सकते हैं, स्ट्रक्चर की बात आप शेयर कर सकते हैं। तो प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र ये दोनों 4-4 क्रेडिट के 2 मेजर के पत्र होंगे। उसके बाद देखिए DSE 1, जो DSCC 1 और DSCC 2 था वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स था। कोर कोर्स मेजर कोर्स होते हैं। उसके बाद देखिए आप स्वशास्त्र संबद्ध चयनित विषय, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स DSE 1 पहला पत्र, यह भी 4 क्रेडिट का है। अभी जो हमने चर्चा की कि हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे कैंपसेज में एक विशिष्ट पाठ्यक्रम चलेगा, क्योंकि हमारी विशिष्टता है। आपको मालूम है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनकी सुप्रीमेसी है। उनमें से आपका भी विश्वविद्यालय है। जितना दूसरे विश्वविद्यालय पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, हम उनसे ज़्यादा पढ़ते पढ़ाते हैं। जहाँ 20 क्रेडिट पढ़ना अनिवार्य है, वहाँ हम 28 क्रेडिट तक पढ़ते हैं। आप देखिए, इसका परिणाम आपको आगे वाले आने के जो दिन होंगे उसमें पता चलेगा, अभी पता नहीं चल रहा है। इसमें बहुत ही ध्यान से देखना है। एक और बात है कि आपका विश्वविद्यालय रिसर्च ओरिएंटेड विश्वविद्यालय है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी संस्कृत का रिसर्च ओरिएंटेड है। यह सामान्य पाठ्यक्रम मात्र नहीं पढ़ाता है। आप आगे हम अभी स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको, स्ट्रक्चर को ठीक से विद्यार्थी समझें। तो ये 3 विषय हुए, अभी हमारे 3 पत्र हुए। पहला स्वशास्त्र का होगा, दूसरा भी स्वशास्त्र का होगा, और जो तीसरा है वह शास्त्रीय विषय तो होगा, लेकिन व्याकरण वालों के लिए व्याकरण का नहीं होगा। व्याकरण के अतिरिक्त कुछ ले सकते हैं। कुछ का मतलब ज्योतिष है, साहित्य है, वेद है, दर्शन है, जो भी है। तो आप यदि व्याकरण पढ़ते हैं तो सिर्फ व्याकरण का ज्ञान आपके पास नहीं होगा, व्याकरण से अतिरिक्त भी एक अवसर रहेगा जिसका ज्ञान आपको होगा। अब इसके यहाँ एक संदेह है, और पिछले दिनों में यहाँ लोगों को गलतफहमी हुई है कि व्याकरण का विद्यार्थी यदि ज्योतिष पढ़ता है तीसरे पत्र में DSE 1, जहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी लिखा हुआ है, वह व्याकरण का विद्यार्थी यदि ज्योतिष पढ़ता है या ज्योतिष का विद्यार्थी यदि व्याकरण पढ़ता है, तो क्या उनके लिए लोअर स्टैंडर्ड का कोई पाठ्य सामग्री कोई होगी? नीचे वाले स्तर के, क्योंकि
उन्होंने तो व्याकरण नहीं पढ़ा, व्याकरण का विद्यार्थी है, व्याकरण पढ़ा है, ज्योतिष तो नहीं पढ़ा है। एक पत्र ज्योतिष का उनको लेने का विचार है कि हम ज्योतिष से एक पत्र पढ़ना चाहते हैं। तो वहाँ कुछ लोगों के मन में यह भ्रांत धारणा थी कि यदि पहली बार भी ज्योतिष शुरू कर रहा है तो उनके कोर्स का स्टैंडर्ड थोड़ा नीचे होना चाहिए, क्योंकि उनको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क्स में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जो निर्धारण है उसमें प्रत्येक कोर्स के लेवल बताए गए। तो आप स्नातक स्तर में, ग्रेजुएशन में 10th, 11th, 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस नहीं रख सकते। अगर आप ऐसा रखेंगे तो आपकी मान्यता रद्द हो जाएगी, आपका रिकग्निशन नहीं मिलेगा। तो आपको स्नातक स्तर में, तो स्नातक स्तर का जो लेवल है वही मेंटेन करना होगा। इसलिए आप जब आपके मार्कशीट में जब लिखा जाएगा कि इन्होंने व्याकरण में स्नातक किया है, उसके साथ साथ ज्योतिष पढ़ी है, तो ज्योतिष की पढ़ाई की है, तो ज्योतिष किस स्तर की, प्रथमा, पूर्व मध्यमा या उत्तर मध्यमा या प्राक-शास्त्रीय स्तर की नहीं, शास्त्रीय स्तर की पढ़ी है। इसलिए शास्त्रीय स्तर का ही वह सिलेबस होगा। आप ज्योतिष पढ़ना चाहें, व्याकरण पढ़ना चाहें, दर्शन पढ़ना चाहें, वेद पढ़ना चाहें, जो भी पढ़ना चाहें, एक अतिरिक्त पत्र पढ़ेंगे। तीसरा पत्र जो होगा अपने स्वशास्त्र से अतिरिक्त होगा। और आप ऐसा नहीं होगा कि आज शास्त्री करने के बाद कोई आपको अगर दूसरे विषय की बात पूछते हैं तो आप कहेंगे मैंने तो व्याकरण पढ़ा है। ऐसा नहीं होगा, आपको दूसरे विषयों की भी जानकारी होगी और शास्त्रीय स्तर की होगी। यह तो तृतीय पत्र हुआ, 4 क्रेडिट का मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है। जो 5वां पत्र देखिए आप, उसमें GEH1 लिखा है, जेनरिक इलेक्टिव ऑनर्स पेपर 1। यह एक ऐसा पत्र है जो सिर्फ कैंपसेज में पढ़ाए जाएंगे। आपको ध्यान से देखिए, चौथे नंबर पर GEH1 है, यह सिर्फ अपने कैंपसेज में पढ़ाए जाएंगे। इसमें शास्त्रेतर संबद्ध विषयः सामूहिकः, स्वशास्त्रेतर संबद्ध विषयः सामूहिकः। ये ऑनर्स के जो विद्यार्थी हैं, अर्थात कैंपस के जो विद्यार्थी हैं, कैंपस में शास्त्रीय ऑनर्स में ही एडमिशन होगा, पास कोर्स में एडमिशन नहीं होगा। हम अपनी विशिष्टता को नीचे नहीं करेंगे। तो GEH1 इसमें यहाँ पहले क्या था, DSE1 में स्वशास्त्र संबद्ध चयनित विषय था। स्वशास्त्र से संबद्ध व्याकरण का विद्यार्थी है, उनको लगता है कि न्याय हमारे लिए जरूरी है, पढ़ना चाहिए, तो न्याय ले सकते हैं। ज्योतिष का विद्यार्थी है, उनको लगता है कि व्याकरण नहीं आएगा तो शास्त्र पढ़ने में कठिनाई होगी, व्याकरण का पत्र रख सकते हैं। व्याकरण वाले हैं या साहित्य वाले हैं, उनको ज्योतिष या व्याकरण की अपेक्षा है तो वे पढ़ सकते हैं। यहाँ 30 जो GEH1 है उसमें सीधा सीधा है, किस शास्त्र से कौन सा संबद्ध विषय दूसरा शास्त्र है इसकी आवश्यकता नहीं है। एक शास्त्र का कोई और पत्र ले सकते हैं, वो संस्कृत का होगा। तो ऑनर्स करने वालों के लिए ऑप्शन यहाँ 2 विकल्प हुए। एक तो उनका स्वशास्त्र हुआ, स्वशास्त्र के अतिरिक्त 2 पत्र ऐसे होंगे जो आप अपनी सुविधानुसार चयन करेंगे कि मुझे व्याकरण पढ़ना है, ज्योतिष भी पढ़ना है, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, साहित्य पढ़ूंगा, लेकिन उसके साथ एक पत्र ज्योतिष का लेना चाहता हूँ, एक पत्र व्याकरण का लेना चाहता हूँ। आप पढ़िए, एक साथ तीनों काम होगा। आगे देखिए, जो GE1 है, जेनरिक इलेक्टिव 1, इसमें शास्त्रेतर सामूहिक आधुनिक विषय है। यह आधुनिक विषय पढ़ना अनिवार्य है, उसकी लंबी सूची है। जब आप वेबसाइट में जाएंगे तो देखेंगे कि GEH1 में क्या क्या सब्जेक्ट हैं, उनमें से कौन सा आप ले सकते हैं, और जिस कैंपस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कैंपस में उस विषय के अध्यापक हैं या नहीं हैं। आपने सपोज लखनऊ कैंपस के लिए चयन किया और GE1 में हिस्ट्री का विकल्प लिया,
यहाँ हिस्ट्री के अध्यापक नहीं हैं, आपको कठिनाई होगी। जिस कैंपस में जो विषय उपलब्ध है GE 1 में वही विषय हम लोग चयनित करेंगे। अभी हुआ है, बहुत सारे विद्यार्थियों को तकलीफ हुई है कि उन्होंने हिस्ट्री सिलेक्ट कर लिया, किसी ने ज्योग्राफी सिलेक्ट कर लिया। यहाँ तो अध्यापक नहीं है, उनको पढ़ने में कठिनाई हुई है। इसलिए इसको समझना है, वेबसाइट में जाकर के, अपने कैंपस के वेबसाइट में जाकर इसे देखना है कि जिस विषय में यहाँ अध्यापक हैं वही विकल्प चुनेंगे, ऐसा विकल्प नहीं चुनेंगे जिसकी पढ़ाई यहाँ नहीं है। आगे चलते हैं। AECC 1 हम लोगों को संस्कृत माध्यम से पढ़ने हैं। संस्कृत भाषा आनी चाहिए। CUET पास करके जो लोग आते हैं उसमें आप जैसे जो लोग हैं वो बिल्कुल संस्कृत जानते हैं, लेकिन ऐसे भी छात्र होते हैं जो नए नए आते हैं, उनको भाषा की ज़रूरत है। तो भाषा के लिए एक पत्र रखा गया है। यह शास्त्रेतर सामूहिक आधुनिक विषय के बाद संस्कृत भाषा दक्षता एक पत्र है 4 क्रेडिट का। इसमें पूरे वर्ष भर संस्कृत भाषा सिखाई जाएगी शास्त्रीय स्तर पर। ये सबके लिए अनिवार्य है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। और आपको यह भी मालूम होगा कि आपको संस्कृत की मार्केटिंग करने के लिए अब तो वसुधैव कुटुंबकम है, पूरी दुनिया में आप जा सकते हैं। अभी आपने देखा है कि HCL के साथ हमारे कुलपति महोदय ने MOU किया और आपको इंटर्नशिप के लिए HCL के साथ जोड़ा है, इंडस्ट्रीज में जाने की तैयारी करा है। तो आपको और इंडस्ट्रीज में जो आपको काम दिया जा रहा है, अभी आपको ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद जो आपको काम दिया जाएगा वह काम भारत का भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो आपसे काम कराए जाएंगे वे इंडस्ट्रीज दूसरे देशों के हैं, भारत से बाहर के देशों के कार्य हैं जिस काम को आपको करना है। तो आपके लिए अंग्रेजी अत्यंत आवश्यक है। संस्कृत में तो पांडित्य चाहिए, विशेषज्ञता चाहिए, लेकिन अंग्रेजी आवश्यक है, तभी दुनिया के देशों में आप जाएंगे। इसलिए अंग्रेजी भाषा दक्षता 2 क्रेडिट का यहाँ है, वो अभी कंपलसरी है, उसमें बिल्कुल कोई विकल्प नहीं है, उसे पढ़ना ही है। इसके आगे देखें कि संगणक विज्ञान 2 क्रेडिट का है। अभी आपने ओरिएंटेशन में उस दिन देखा, जो छात्र हमारे HCL के साथ ओरिएंटेशन में गए थे और अभी भी शुरू किया है, कंप्यूटर साइंस की जानकारी उनको दी जा रही है। कंप्यूटर साइंस में ट्रेनिंग दे करके डेटा साइंस का काम कराए जाने की बात हो रही है। तो यदि आप कंपलसरी अनिवार्य रूप से कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ेंगे तो इस तरह के कार्य कैसे कर सकेंगे। शास्त्र के साथ साथ आज का जो आधुनिकतम यंत्र है उसका भी ज्ञान आवश्यक है, इसलिए यह भी विषय कंपलसरी है, इसमें बिल्कुल विकल्प नहीं है, ये पढ़ने ही पढ़ने हैं। इससे आगे जब चलते हैं, अभी हम लोगों का जब प्रोफेसर वाइस रमेश जी हम लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने स्किल बेस्ड कौशल आधारित शिक्षा की बात की थी कि कौशल आधारित बात होनी चाहिए, हुनर आना चाहिए। पढ़ाई कर ली और प्रैक्टिकली हम किसी काम के नहीं हुए, ऐसा नहीं हो। इसलिए स्किल बेस्ड एजुकेशन तो आवश्यक है, लेकिन आपको मालूम है कि पूरे दुनिया में अभी इंजीनियर मेकिंग एजुकेशन है, डॉक्टर मेकिंग एजुकेशन है, लॉयर मेकिंग एजुकेशन है, मैनेजर मेकिंग एजुकेशन है। लोग सारे विश्वविद्यालय कोई इंजीनियर बना रहे हैं, कोई डॉक्टर बना रहे हैं, कोई लॉयर बना रहे हैं, कोई CA बना रहे हैं, कोई मैनेजर बना रहे हैं। आदमी बनाने का विश्वविद्यालय नहीं है कि मनुष्य पहले मनुष्य हो। ये कैसे होगा? नैतिकता चाहिए। इसलिए वैल्यू एडेड कोर्स, वैल्यू बेस्ड कोर्स, नैतिक मूल्याधारित जो पाठ्यक्रम है, जो शिक्षा है, उसके बिना
हमारी जो योग्यता होगी, इस योग्यता का क्या उपयोग होगा, इसका चिंतन करते हुए हमारे विश्वविद्यालय के जितने डीन्स हैं, HODs हैं, अन्य टीचर्स हैं, उन्होंने माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में इस स्ट्रक्चर को अंतिम रूप दिया और स्किल बेस्ड एजुकेशन और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी इसमें शामिल किया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। जो कार्य अभी किया जा रहा है इंटर्नशिप का, इसको आप ध्यान से देखिए कि इंटर्नशिप क्यों आवश्यक है। पहला तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नीति के आधार पर जो NCRF नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की बात कही गई, उसके लिए उसकी दृष्टि से भी आवश्यक है। उसके साथ साथ हमें काम करने का, इंडस्ट्रीज में जाने का अवसर मिलेगा तो हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं काबिलियत या परफेक्शन की बात करता हूँ। परफेक्शन का सिर्फ एक ही सूत्र है। यदि किसी कार्य में परफेक्शन चाहते हैं, एक्सपर्टीज चाहते हैं, तो उसका एक ही सूत्र है और वह है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। आप ठीक से काम करना चाहते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और इस प्रैक्टिस के लिए इंटर्नशिप में जाना जरूरी है। इंटर्नशिप को बोझ न समझा जाए। इंटर्नशिप बोझ नहीं डाला गया है। इंटर्नशिप आपके व्यक्तित्व को अर्ली स्टेज में निखरने का अवसर प्रदान करता है। आपको एक ही बार पढ़ाई पूरी करने के बाद इंटरव्यू देने में कठिनाई होती है, इंडस्ट्रीज में जाने में कठिनाई होती है। तो पहले से ही जब आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जाते हैं, तब से आपको पता चल जाएगा अप्लाई कैसे करना है, दूसरों से कैसे बात करनी है, दूसरे इंस्टीट्यूशन में या इंडस्ट्रीज में जाकर के कैसे लोग काम करते हैं। इसका पता तो तब चलता था लोगों को जब आचार्य शास्त्री कर लिया, आचार्य हो गए, PhD कर ली, उसके बाद जब नौकरी की तलाश में निकले तो पता चलता था कि अच्छा अब करना क्या है। बहुत लेट हो जाता था। इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बच्चों के लिए यह अवसर प्रदान किया कि स्नातक स्तर में प्रवेश करते ही उनको इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाए कि आगे चलकर उनको कैसे करना है, क्या करना है, कैसे आवेदन करना है, कैसे इंटरव्यू फेस करना है, कैसे परीक्षा लिखनी है और इंडस्ट्रीज या दूसरे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जाकर के कैसे काम करने हैं, इसकी बात की। इसलिए इंटर्नशिप 4 क्रेडिट का प्रशिक्षुता सेवा आवश्यक है। NCRF में 2 क्रेडिट करने से भी काम चल सकता था, लेकिन समस्या यह थी कि फर्स्ट ईयर करने के बाद यदि कोई छोड़ करके कुछ दूसरा काम करना चाहता है तो उसे जो सर्टिफिकेट मिलता, उस सर्टिफिकेट में एक क्लॉज लगा होता कि इन्होंने 4 क्रेडिट का इंटर्नशिप नहीं किया है, इसलिए वह वैलिड नहीं होता और वो रुक करके फिर से उनको 2 क्रेडिट का इंटर्नशिप करना पड़ता। जब 4 क्रेडिट्स के इंटर्नशिप पूरे हो जाते फिर ऐसा हो सकता था। इसलिए फर्स्ट ईयर में 4 क्रेडिट्स का इंटर्नशिप रखा गया। नेक्स्ट आप देखिए, थोड़ा नीचे करिए। हाँ, आप देखिए, हम लोगों को फर्स्ट ईयर में बहुत सावधानी से देखिए। हमने कहा ना कि हमारे विश्वविद्यालय की सुप्रीमेसी है, हम ज़्यादा पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। 20 क्रेडिट पढ़ना फर्स्ट ईयर में ज़रूरी था हमारा, 20 क्रेडिट्स। आप देखिए क्रेडिट टोटल इंटर्नशिप के बाद 17 योगा लिखा है। कितने क्रेडिट्स लिखे हैं? 30 लिखे हैं। जहाँ 20 क्रेडिट्स पढ़ने थे हम 30 पढ़ रहे हैं। आपकी सुप्रीमेसी है या नहीं है? लोगों से 1.5 गुना पढ़ रहे हैं आप। लोग 20 पढ़ते हैं, आप 30 पढ़ते हैं। यह जो बात है इसको बिल्कुल साकार करना है। यह जो संकल्प है,
जो हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति जी का लीडरशिप है, उनकी जो सोच है कि आप दुनिया के दूसरे विश्वविद्यालय के बच्चों से बहुत आगे हैं, आपका सामर्थ्य अधिक है, इस संकल्प को समझने की आवश्यकता है। अगर आप इस संकल्प को नहीं समझेंगे तो सार्थक नहीं होगा। इसलिए आप देखिए कि 20 के बजाय 30 पढ़ते पढ़ाते हैं हम लोग। आगे देखिए, ये सेकंड ईयर है, द्वितीय वर्ष है। द्वितीय वर्ष में भी प्रथम और द्वितीय पत्र एज इट इज है, तृतीय पत्र भी एज इट इज है, चतुर्थ पत्र एज इट इज है, पंचम पत्र एज इट इज है, जैसे फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। अब उसके बाद GE3 एज इट इज है। हिंदी भाषा, वहाँ देखा कि फर्स्ट ईयर में संस्कृत भाषा दक्षता थी, अंग्रेजी भाषा दक्षता थी और संगणक विज्ञान में दक्षता थी। लेकिन यह जो पाठ्यक्रम है यह केवल हिंदी प्रदेश के लिए तो नहीं है, संपूर्ण भारत के लिए है और भारत से बाहर के जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी है। उनके लिए कंपलसरी रूप में हिंदी राष्ट्रभाषा पढ़ना आवश्यक है। तो हिंदी कंपलसरी है, यहाँ 2 क्रेडिट्स का देखें आप। और अंग्रेजी भाषा दक्षता के लिए फिर से 2 क्रेडिट हम पढ़ाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में एफिशिएंसी की ज़रूरत है। हिंदी में सामान्य रूप से हम लोगों की एफिशिएंसी होते ही हम भारतीयों की, भारत के किसी भी राज्य के जो रहने वाले लोग हैं उनको हिंदी में एफिशिएंसी है। उन्हें एक टेक्निकली भी एफिशिएंसी हो, इसलिए हम हिंदी को अनिवार्य रूप से पढ़ते और पढ़ाते हैं। और संगणक विज्ञान के लिए तो देख रहे हैं आप कि पहले जो 2 क्रेडिट हमने पढ़ा, अभी 4 क्रेडिट शुरू किया और इसमें अच्छे कंटेंट्स डाले हैं। इसके और आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी देखिए, मुझे 20 क्रेडिट्स इसमें पढ़ने थे, हम 28 क्रेडिट पढ़ रहे हैं। आप इस बात को देखिए कि आपका विश्वविद्यालय कहाँ है और दूसरे विश्वविद्यालय कहाँ है। हम 20 के बजाय 28 पढ़ते हैं, 20 के बजाय 28 पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, फिर चतुर्थ सत्रार्थ में अर्थात शास्त्री सेकेंड ईयर के अंतिम सत्रार्थ में DSCC 8, 9 प्रथम और द्वितीय पत्र एज इट इज है, तृतीय पत्र भी एज इट इज है, क्योंकि शास्त्र के ये तीनों पत्र हैं। आप देखेंगे कि विषम सत्रार्थ में शास्त्र के 2 पत्र हैं और सम सत्रार्थ में शास्त्र के 3 पत्र हैं। कुल मिलाकर के 5 पत्र हैं 20 क्रेडिट की। तो एक वर्ष में 20 क्रेडिट स्वशास्त्र के पढ़ने जरूरी हैं। और जो आपने देखा कि मल्टीडिसिप्लिनरी और माइनर यह पढ़ना, ये NCERF की दृष्टि से पढ़ना जरूरी है और ज्ञान की दृष्टि से भी पढ़ना जरूरी है। इसलिए अपने विश्वविद्यालय ने इस तरह का किया है। और GE4 जैसे हमने पहले पढ़ा है वैसे है, वैल्यू बेस्ड कोर्स वैसे ही है, स्किल बेस्ड कोर्स उसी प्रकार से। तो इस तरह शास्त्री सेकेंड ईयर हमारा पूरा होता है और यहाँ भी हमारा 20 के बजाय हम लोग 22 पढ़ाते हैं और कुल जो हमें 40 पढ़ने थे उस 40 के बजाय हम 46 पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, एक बात और है, पूरी स्वतंत्रता है। पहले क्या होता था, किसी कारणवश फर्स्ट ईयर पढ़े और सेकेंड ईयर अगर नहीं पढ़ पाए छोड़कर चले जाते थे, फिर मुश्किल होता था, फिर से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना होता था। अभी भारत सरकार ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने और अपना विश्वविद्यालय पूरी स्वतंत्रता छात्रों को दी है। आपको जब सुविधा होती है आप एडमिशन लें, आपको असुविधा हो रही है आप विश्वविद्यालय बदल सकते हैं। फर्स्ट ईयर पास किया, सेकंड ईयर इस विश्वविद्यालय में मुझे नहीं पढ़ना है, इस कैंपस में नहीं पढ़ना है, आप बदल लीजिए, दूसरी जगह चले जाइए, कोई बात नहीं है, पूरी दुनिया में आपकी मान्यता है। आपको लगा कि अब तो हम सेकंड ईयर में हमारी दूसरी परेशानी है, पारिवारिक परेशानी है, नहीं पढ़ सकते हैं, 1 साल बाद पढ़ाई फिर से करेंगे, आप फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ दीजिए, 1 साल बाद फिर से आ जाइए, आपका सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा, आप कंटिन्यू करिए। ये सब कौन परेशानी नहीं है।
तो किसी भी दृष्टि से चिंता की जरूरत नहीं है। हमारे जो छात्र हैं उनको दूसरे विश्वविद्यालय में जाने के लिए मध्य में पाठ्यक्रम को छोड़कर फिर से 1 साल बाद भी 2 साल बाद भी आने की स्वतंत्रता है। आगे देखते हैं कि पंचम पत्र एज इट इज है, हाँ, और छठे 7वें पत्र में एक पत्र आपको पढ़ना जरूरी है, पर्यावरण विज्ञान। अभी एक गलती हुई थी, आप इसको सावधानी से देखें। हमारे कुछ विद्यार्थियों ने यहाँ देखिए पर्यावरण का एक पेपर रखा हुआ है, तो जहाँ पर्यावरण का पत्र रखा हुआ है वहीं पर्यावरण का क्लिक करेंगे हम। जिस कक्षा में पर्यावरण का प्रोविजन नहीं किया गया है उसमें पर्यावरण अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उनके लिए परीक्षा में कठिनाई होगी, क्योंकि परीक्षा में स्ट्रक्चर में नहीं रहेगा, प्रश्न पत्र नहीं बनेंगे, आपको सेमेस्टर फीस भी लग जाएंगे। आगे चलकर हम लोग यह भी संशोधन करने वाले हैं कि जो पत्र पढ़ने थे हमें उसमें से अभी मुझे बोझ लग रहा है, 2 पत्र हम अगले साल इसको पढ़ेंगे। कोई वह भी स्वतंत्रता मिलने वाली है कि जो आपका सिलेबस है उसमें से 1-2 पत्र आप चाहते हैं कि अगले साल हम पढ़ें तो उसको अगले साल पढ़िए। और एक और स्वतंत्रता मिलने वाली है कि अगले साल पढ़ेंगे तो उस 2 पत्रों की जो फीस है वो अगले साल देंगे, पूरी फीस अभी देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें फीस उतनी देनी ही है, पत्र के हिसाब से जितने क्रेडिट्स के जितने पत्र आप परीक्षा में लिखना चाहते हैं उतनी ही फीस लगेगी। अगर आपने 2 पत्र रखे कि अगले साल हम पढ़ेंगे तो उन 2 पत्रों की फीस अगले साल देने की जरूरत पड़ेगी। यह भी प्रोविजन आने वाले दिनों में होने वाला है, इसकी भी सुविधा आपको मिलेगी। तो ये अब खूब ध्यान से देखना है। आपको जब विषय का चयन करना होगा, आपने अभी एक बात बताऊं आपको कि पिछली बार क्या हुआ, पिछले 2 हमारे अभी 3 साल हो गए, चौथा वर्ष आने वाला है इसका NEP का। प्रारंभ से हमारे विद्यार्थियों ने क्या किया, विषय का चयन करना है, परीक्षा आ गई अभी तक विषय का चयन नहीं किया। परीक्षा के समय हो रहा कि मैं तो व्याकरण ये हिंदी पढ़ रहा था, मुझे तो हिंदी नहीं पढ़नी थी, मैं तो राजनीति शास्त्र पढ़ रहा था, मुझे तो अर्थशास्त्र पढ़ना था। देखा कि कितना भी समझाने पर बच्चे नहीं समझे। अंत में थक कर क्या करना पड़ा मालूम है कि आप समय से विषय चयन नहीं करेंगे तो आपकी जब मर्जी हो विषय चयन करिए, फाइन देना पड़ेगा। उससे क्या हुआ कि इस तरह की जितनी परेशानियां थी सारी परेशानियां दूर हो गई और सभी विद्यार्थी समय से विषय चयन करने लगे। 2-4 विद्यार्थी फिर भी ऐसे निकले जिन्होंने समय से विषय चयन नहीं किया और दंड दे करके विषय चयन किया। तो ये जितनी भी बातें हो रही हैं कि अभी मल्टीडिसिप्लिनरी या मैनर के रूप में या मेजर के रूप में क्या लेना है, आपने DSCC 1 लेना है। DSCC 1 में आपने विकल्प में मीमांसा भर दिया, यहाँ मीमांसा की पढ़ाई नहीं है। तो यह देखना जरूरी है कि जिस कैंपस में आप पढ़ रहे हैं वहाँ कोर्स क्या क्या ऑफर्ड हैं। मुकुल जी इसको सीरियसली आप वेबसाइट में करिएगा कि अपने कैंपस में क्या क्या सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, सारे कैंपस में ऐसा करना है। आगे बढ़े। तो इस प्रकार से पंचम और षष्ठ ये दोनों हुए। पंचम षष्ठ सेमेस्टर पास करने के बाद आपको पूरी स्वतंत्रता है। यदि आप चाहते हैं कि मुझे बीएड करना है, शास्त्री की डिग्री लेकर के बीएड करने जा सकते हैं। 4th ईयर में कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। आप 4th ईयर में पढ़ना चाहते हैं, शास्त्रीय ऑनर्स लेकर जाना चाहते हैं, शास्त्रीय ऑनर्स के बाद पढ़ाई करना चाहते हैं, आप 4थे वर्ष में कंटिन्यू करिए। यदि 3रे वर्ष में ही शास्त्री पहले की तरह पूरा करके दूसरी जगह जाना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, एमए करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता है। 3य वर्ष की परीक्षा देकर उपाधि लेकर आप इच्छानुसार जा सकते हैं, इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं। यदि आपको इच्छा है कि आप शास्त्रीय ऑनर्स पढ़ेंगे, प्रतिष्ठित बनेंगे, प्रतिष्ठा चाहिए, तो आप 4थे वर्ष में कंटिन्यू करिए।
और चौथे वर्ष में जब कंटिन्यू करेंगे तो आप उसको देखिए कि चौथे वर्ष में आपको क्या क्या लाभ है। चौथा वर्ष करके आप क्या कर सकते हैं। पहला लाभ है कि पीएचडी 5 साल बाद शुरू करते थे, 3 साल शास्त्री और 2 साल आचार्य। 5 साल पढ़ने के बाद पीएचडी आरंभ करते थे, यहाँ 4 साल पूरा करके आप पीएचडी शुरू कर सकते हैं। पहला लाभ। पीएचडी की स्कॉलरशिप कितनी है? हाँ, 12 भी है और डबल भी हुई है मल्टी डिसिप्लिन वालों को। आचार्य की स्कॉलरशिप कितनी है? 1000 था, अभी छात्रवृत्ति कुलपति जी ने बढ़ाई है। आपको मालूम है अभी तिरुपति में मीटिंग थी, वहाँ तीनों केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तीनों थे वहाँ उपस्थित। छात्रवृत्ति की जब बात हुई तो कहा कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ से इतना पैसा लाता है कि इतनी छात्रवृत्ति देता है, हम कहाँ से लेंगे इतनी छात्रवृत्ति। दूसरे तो हमारे विश्वविद्यालय के जो अधिकारी और कुलपति जी थे वहाँ उन लोगों ने कहा कि ये तो आपका सिरदर्द है, हम कहाँ से देते हैं ये तो हम समझेंगे, आप कहाँ से देंगे ये आप देखिए। तो हमें जो छात्रवृत्ति मिलती है वह छात्र आप देखिए, हाँ आप थोड़ा इसको पूरा कर लेते हैं उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो छात्रवृत्ति लाभ क्या है कि आपको आचार्य करने के बाद आप 5 वर्ष के बाद जो पीएचडी की छात्रवृत्ति लेने वाले थे वह 4 वर्ष पूरा करते ही आपको पीएचडी की छात्रवृत्ति मिलने लगेगी, रिसर्च का अवसर मिल जाएगा। 4 साल बाद ही पीएचडी शुरू कर सकते हैं, 1 साल की बचत हो गई आपकी। और ये इसका सिलेबस है उसको आप देखिए 7th और 8th सेमेस्टर का। इसमें से जो थोड़ा शांत होकर के सुनिए, ज़्यादा आप शोरगुल करेंगे तो फिर तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। बहुत सावधानी से सुनिए, बहुत ज़रूरी है। ये चौथा वर्ष है, इस चौथे वर्ष में 2 प्रकार हैं। आप पढ़ाई करके थ्रू स्टडी बाय स्टडी अध्ययन करके शास्त्री 4th ईयर प्रतिष्ठा पूरी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं चौथे वर्ष में भी हम रिसर्च ही करें, रिसर्च करके शास्त्री प्रतिष्ठा कर लें, उसका भी ऑप्शन है। 4th ईयर बाय रिसर्च, नॉर्मल स्टडी नहीं करके रिसर्च करेंगे और शास्त्री की डिग्री मिल जाएगी, यह सुविधा भी है। इसमें देखिए आपकी जो प्रथम पत्र आपका है सो शास्त्रीय विषय जैसे पहले पढ़ते थे वो प्रथम और द्वितीय पत्र वैसे है। और तीसरा जो पत्र है इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी हम शास्त्री में पढ़ना हम लोग शुरू कर देंगे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, कैसे रिसर्च करते हैं, उसकी विधि क्या होती है। बच्चों को कठिनाई हो रही है, अभी जो रिसर्च वाले बच्चे हैं आप उनसे बात करेंगे तो उनको पता चलेगा कि रजिस्ट्रेशन के 2 साल हो गए और अभी तक उनका टॉपिक अप्रूव नहीं हुआ। कारण क्या है? उनको पहले से कुछ भी पता नहीं था। अभी आपकी क्या स्थिति होगी? शास्त्री में ही रिसर्च मेथोडोलॉजी का पता हो जाएगा आपको, शास्त्री पूरा करने के बाद नहीं, 4th ईयर में ही पूरा पता चल जाएगा। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का पत्र है। और उसके बाद जो G7 है इसमें देखिए आप कि अंतः शास्त्रीय संबद्ध विषय शोध दृष्टिया, अंतः शास्त्रीय संबद्ध, जैसे ज्योतिष का विद्यार्थी है तो उनके लिए धर्मशास्त्र अंतःशास्त्रीय संबद्ध विषय है, व्याकरण के लिए न्याय अंतःशास्त्रीय संबद्ध विषय है, साहित्य के लिए व्याकरण है, ज्योतिष है इत्यादि सभी अंतःशास्त्रीय संबद्ध विषय हो सकते हैं। इसकी एक पूरी सूची दी हुई है अपने वेबसाइट में, आप देख सकते हैं कि अंतःशास्त्रीय संबद्ध विषय क्या क्या हैं। तो ये शोध की दृष्टि से आपको पता चल जाएगा। आपको यह भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपने व्याकरण पढ़ा है, व्याकरण के साथ साथ आप ज्योतिष भी पढ़ते आ रहे थे ऑनर्स की दृष्टि से। शास्त्रीय प्रतिष्ठा करने के बाद आपका विचार हुआ कि ज्योतिष में रिसर्च करना चाहिए, आपको परमिशन है, ज्योतिष में रिसर्च कर सकते हैं। ज्योतिष में रिसर्च करके 1 साल का ज्योतिष का आचार्य कर सकते हैं। वह भी नहीं करना चाहते हैं तब भी आपको ज्योतिष में पीएचडी मिलेगी, ज्योतिष के छात्र को भी व्याकरण में पीएचडी मिलेगी। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है
जो हम लोग वर्ल्ड वाइड सुना करते थे विदेशों के लिए कि हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, मैसाचुसेट्स में, इन विश्वविद्यालयों में किसी भी विषय का आदमी आपको मिलेगा कि जीवन भर इकोनॉमिक्स पढ़ा, पीएचडी कंप्यूटर साइंस में है, कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है, पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में है, स्टैटिस्टिक्स का आदमी था, मैथमेटिक्स में पीएचडी है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको इस कोर्स में मिल रही है। और आगे देखेंगे अब जो फोर्थ सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, ये सारे के सारे रिसर्च की दृष्टि से पढ़ने हैं। यह जो कठिनाई हो रही है बच्चों को कि आचार्य करने के बाद, रिसर्च का टेस्ट पास करने के बाद 2 साल हो गए रजिस्ट्रेशन के, पीएचडी का टॉपिक फाइनल नहीं हो पाया है, इस सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आप शास्त्री में ही इन सारे विषयों को पढ़ेंगे। आप एक देखिए, इसमें विशेष बात यह भी है कि अंतिम जो 2 पत्र हैं, बहुशास्त्रीय विषय आधुनिक शोध दृष्टिया संस्कृत वाङ्मयस्य इतिहासः लौकिकः, यह भी ध्यान रखा गया है कि आपको तो शास्त्री 4th ईयर में नेट पास करना है, नेट जेआरएफ आपको शास्त्री 4th ईयर में करना है, तो 4th ईयर में करना है। इसलिए नेट का जो पेपर है उसके जो सिलेबस हैं उनको भी यहाँ इनकॉर्पोरेट किया गया है ABEC 4 में। और दूसरा कि संस्कृत वाङ्मयस्य इतिहासः, संस्कृत वाङ्मय का इतिहास पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आप शास्त्रीय ऑनर्स साहित्य में हो गए, आपको अगर पाणिनि के विषय में चर्चा होती है तो पता कि मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूँ। जो व्याकरण का विद्यार्थी है उनको भामह के विषय में चर्चा होती है तो बोलते हैं मैं तो व्याकरण पढ़ा, मैंने व्याकरण की पढ़ाई की है। अगर भास्कराचार्य या आर्यभट्ट के विषय में या बराबरी के विषय में बात होती है तो लोग बोलेंगे मैंने तो साहित्य की पढ़ाई की है। तो ये समस्या न हो, संस्कृत वाङ्मय का सामान्य रूप से अध्ययन आपके पास हो, आपको ज्ञान रहे, इस दृष्टि से संस्कृत वाङ्मय का जो लौकिक इतिहास है और वैदिक इतिहास है, अगले सेमेस्टर में वैदिक इतिहास भी है, वैदिक वाङ्मय का इतिहास भी है। और इसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि पाली और बौद्ध दर्शन के जो छात्र हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न है कि वो पाली वाङ्मय का इतिहास, बौद्ध दर्शन का, बौद्ध जो उनका साहित्य है उसका इतिहास, इसको पढ़ सकते हैं। ये भी अलग से प्रोविज़न किया गया है। इसमें एक और जो बात है कि शास्त्री ऑनर्स 4th ईयर में ही एक डिसर्टेशन लिखने का अवसर है, तो कंपलसरी है डिसर्टेशन लिखना है। तो आप पीएचडी में जाकर जो थीसिस लिखेंगे उसका पूर्वाभ्यास आपको शास्त्री में हो जाएगा कि कैसे टॉपिक का चयन किया जाता है, कैसे सिनॉप्सिस बनाया जाता है, कैसे उसकी समरी लिखी जाती है, कैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखे जाते हैं। ये सारे के सारे विषय, सारा ज्ञान आपको शास्त्री 4th ईयर में हो जाएगा। बाद के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यह डिसर्टेशन का कार्य है। आगे बढ़िए। हाँ, और जैसा अभी बताया AEC 5 में कि बहुशास्त्रीय विषय परंपरागत है शोध दृष्टिया, तो नेट UGC नेट JRF की दृष्टि से जो सामग्री है उनके जो 2 पत्र हैं, आधुनिक विषय और शास्त्रीय विषय, ये भी फर्स्ट ईयर में आधुनिक विषय और सेकंड ईयर में शास्त्रीय विषय, इसका इसमें समन्वय किया गया है, समावेश किया गया है और इसकी पढ़ाई शास्त्रीय ऑनर्स में पूरी होगी। इस प्रकार से यह जो आपका पाठ्यक्रम है ग्रेजुएशन का, शास्त्रीय प्रतिष्ठा का, इसमें छात्रों को कठिनाई न हो। इसमें छात्र और अध्यापक दोनों सम्मिलित हैं। पिछले वर्षों में कई बार ऐसा हुआ है कि भ्रमवश हमने पाठ्यक्रम गलत पढ़ लिए, जिस लेवल पर भी गलती है, लेकिन हुआ ऐसा। विश्वविद्यालय यह तो बात मानने की है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आपका विश्वविद्यालय प्रथम था। पहली बार इमीडिएटली 100% लागू कर लिया। उसमें थोड़ी बहुत जो बच्चों को कठिनाई हुई, कभी विषय चयन करने में, कभी पाठ्य सामग्री के नए पुराने में,
विश्वविद्यालय ने उदारतापूर्वक जो पाठ्यक्रम भ्रमवश भी पढ़ा है विद्यार्थी ने, उस पाठ्यक्रम की परीक्षा कराई, ताकि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। तो स्टूडेंट सेंट्रिक यूनिवर्सिटी, रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए। स्टूडेंट सेंट्रिक यूनिवर्सिटी, छात्र केंद्रित विश्वविद्यालय आपका केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है। शोध केंद्रित विश्वविद्यालय आपका केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है। यदि स्टूडेंट सेंट्रिक विश्वविद्यालय नहीं होता तो क्या होता मालूम है? आपने गलत पाठ्यक्रम पढ़ लिया, जाइए सही पढ़कर आइए, अगले साल एग्जाम दीजिए। लेकिन विश्वविद्यालय को उस रिजिडनेस की जरूरत नहीं है। वो छात्र कल्याण के लिए आपको क्या पढ़कर आपका भविष्य बनना है, आपका लाभ किस में है, नुकसान किस में नहीं है, इस सोच के साथ विश्वविद्यालय आगे चल रहा है। इस विषय को समझना जरूरी है। इसको हम समझ करके आगे बढ़ेंगे। यही आज के संगोष्ठी का एक विषय था और हम लोगों ने सभी लोगों ने यदि कहीं इसमें संदेह है तो जिस किसी परिसर से लोग जुड़े होंगे इसके लिए चर्चा कर सकते हैं और इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। नीलम जी, यहाँ से आवाज बंद। सर बहुत सरल रीति से बड़े स्पष्ट और ढंग से ज्ञान से जुड़े हुए हैं। आपके विषय को स्पष्ट ज्ञान आपको बहुत बहुत बड़ा और औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं हमारे ज्ञापन आपके अध्यक्ष आचार्य से उधर का चले जी। अच्छी परिकल्पना रही और इसमें सभी छात्र भी कुछ समझने की जरूर कोशिश किए होंगे, जो बराबर उनसे गलती हो जाती है, छूट जाती है, क्योंकि हमारे वेबसाइट पर उस तरह का सीमित ऑप्शन नहीं दिया गया है कि जिसने ये कर लिया है कि उसको ये अधिकार नहीं है चयन करने का। उसमें गलतियां होती है, इसके लिए आज सर ने बताया। और यह संशोधित जो प्रक्रिया बना है, ये वेबसाइट पर मैंने देखा, मेरे पास जो है उसका जो भिन्नता है, जो संशोधित है वो उस पर रहेगा, तो सबको सुविधा होगी। विशेषकर हम जो इसमें प्राध्यापक लोग हैं, इन्हें तो ये सारी चीजें तो अभ्यस्त कर लेना चाहिए कि कोई छात्र यदि गुस्सा है तो हम उसे उसको बदला सकें। तो इसके लिए हम अध्यापक लोग भी सब यहाँ पर जुड़े हुए थे और इसको समझने का प्रयास किए हैं लोगों ने। तो इस संबंध में सर्वप्रथम अध्यापक को मैं इस कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ, जिन्होंने इसमें ढंग से हम लोग बहुत विस्तृत ढंग से उसको बताए कि कैसे क्या कहने की व्यवस्था होती है। तो उनके लिए भी धन्यवाद। और जितने भी इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी जुड़े हुए हैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए के कार्यक्रम अभी